नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज की संसदीय तस्वीर को समझने से पहले कल की कहानी को जरा रिवाइज कर लेते हैं। बाजू चढ़ा चढ़ा कर क्या क्या नहीं बोला जा रहा था। लोकसभा में स्पीकर पद का मामला था और कांग्रेस और सपाई गर्मी दिखा रहे थे। हम तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ओम बिड़ला को चुनौती देंगे। कांग्रेस सपा ने कैंडिडेट तो उतारा लेकिन चुनौती नहीं दे पाए। बात जब स्पीकर इलेक्शन की आई तो ध्वनि मत से ही फैसला हो गया और कांग्रेस सपा की तरफ से एक चूक की ध्वनि नहीं आई। आखिर 12 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के भीतर आम सहमति और सहयोग वाली भावना जागी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि के सुरेश को इंडी गठबंधन ने मैदान में उतारा तो जरूर लेकिन लड़ाया नहीं? करेंगे हर सवाल की पड़ताल और बताएंगे कि आखिर कैसे ममता को इस कांग्रेसी चाल की भनक पहले लग गई थी। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका मूड मीटर में देना है आपको जवाब, और वो सवाल क्या है जरा जल्दी से देख लेते हैं। और सवाल नंबर 1 यह है कि स्पीकर चुनाव में मत विभाजन न करवाने के कांग्रेस के फैसले को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है इंडी के पास ताकत नहीं थी इसलिए मत विभाजन नहीं करवाया। ऑप्शन बी है टीएमसी का साथ न मिलने की आशंका थी इसलिए मत विभाजन नहीं कराया। और ऑप्शन सी है कांग्रेस ने सहयोग की भावना दिखाई। क्या सोचते हैं आप? हमें क्यूआर कोड स्कैन करना शुरू करिए और बताना शुरू करिए। और सवाल नंबर 2 ये है कि स्पीकर चुनाव पर टीएमसी का स्टैंड क्या कहता है? और आपके सामने ऑप्शन है जल्द गठबंधन से बाहर निकलेगी टीएमसी, और ऑप्शन बी टीएमसी को राहुल का नेतृत्व पसंद नहीं, और ऑप्शन सी टीएमसी ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख दी है। तो क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में भी आप हमें बताना शुरू करिए। और जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। राहुल को नेता विपक्ष बनाए जाने के फैसले को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, ऑप्शन बी सहयोगी दलों को कांग्रेस का धोखा है, और ऑप्शन सी राहुल डिजर्व करते हैं। तो इतनी लंबी राजनीति के बाद राहुल गांधी एलओपी का पद डिजर्व करते हैं इसलिए उनको दिया गया है, या आप इसे परिवारवाद की एक और मिसाल के तौर पे देखते हैं? आप हमें बताइए। और कैसे बताना है, कैसे जवाब देना है, ये आपको पता ही है कि जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही अपने आप मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं सवालों की लिस्ट खुल जाएगी और उन सवालों का जवाब भर के आपको उसे सबमिट करना है। और आखिर में आपको अपना डिटेल जरूर भरना है उसमें, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग करना शुरू करिए, जवाब देना शुरू करिए, आप अपनी राय हमें बताना शुरू करिए। और हम लौटते हैं अब आज के एजेंडे पर। एनडीए के उम्मीदवार और कोटा से सांसद ओम बिड़ला 18वीं बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में प्रस्ताव पेश किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया, सदन में हां और ना की गूंज सुनाई दी और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ओम बिड़ला को लोकसभा का स्पीकर घोषित कर दिया। ओम बिड़ला को स्पीकर की गद्दी तक पहुंचाने के लिए मोदी आए और सदन में विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया, ताली बजाई, ताली बजी भी, बाकी लोग भी, बाकी जो सांसद थे उन्होंने भी तालियां बजाई। इंडिया ब्लॉक ने स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर जो के सुरेश को पेश किया था, मत विभाजन की जब बारी आई तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। आवाज आई भी तो ओम बिड़ला को बधाइयों के लिए सिर्फ आवाज आई। राहुल ने बधाई दी, अखिलेश ने बधाई दी, लेकिन जब विपक्षी सांसद बाहर निकले और उनसे सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने कैंडिडेट उतारा तो वोटिंग क्यों नहीं करवाया, जवाब में क्या आया वो हम आपको सुनवाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि रात में ही कल फैसला हो गया था कि वोटिंग नहीं करवाएंगे, आम सहमति और सहयोग से स्पीकर बनाएंगे। जरा सुनिए। वॉइस वोट हुआ, उस वॉइस वोट के बाद हम डिवीजन मांग करते हो सकता था, पर हमने कल रात को ही तय कर लिया था कि हम डिवीजन नहीं मांगेंगे, क्योंकि पहले दिन से एक आम सहमति बनाने का जो वातावरण है उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सहयोग की बात होती है, आम सहमति की बात होती है, शुरुआत है, 18वीं लोकसभा की शुरुआत आज है, तो शुरुआत हम एक आम सहमति से के बाद आधार पर करें। प्रधानमंत्री तो आम सहमति की बात करते हैं, पर उनके कहने में और करनी और कथनी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है।
तो जयराम रमेश की ये जो का बयान है वो एक तरीके से इस लोकसभा में बेहतर कामकाज की उम्मीद, ज्यादा बेहतर तालमेल की उम्मीद जगाता है। लेकिन लगता है कि जयराम रमेश और बाकी कांग्रेसियों की सर्वसम्मति वाली जो अंतरात्मा थी वो कल रात को जागी तो उन्होंने ममता बनर्जी को नहीं जगाया। उन्होंने संसद से निकलने के बाद तृणमूल के जो कर्ता धर्ता और डायमंड हार्बर से जो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी हैं वो इस तरीके से बौखलाए दिखे कि आप भी देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। उन्होंने ताबड़तोड़ आरोप लगा दिया कि टीएमसी को मत विभाजन के पक्ष में थी, लेकिन टीएमसी ने वोट डिवीजन की बात भी उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसे अनसुना कर दिया और कांग्रेसियों ने भी साथ नहीं दिया। जरा सुनिए एक बार उनको। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है, ये नियम है। भाई कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से मांगेंगे। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। सर राहुल जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। तो मत विभाजन के लिए एक तरफ टीएमसी तो बहुत ही आतुर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस क्यों पीछे हट गई? स्पीकर पद के लिए वोटिंग न कराने के पीछे जयराम रमेश और खड़गे और राहुल सहयोग और अंतरात्मा की आवाज जो जगाने वाली दलील दे रहे हैं, शायद ये दलील वो इंडी गठबंधन के बाकी साथियों को फॉरवर्ड करना भूल गए थे। क्योंकि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी बाहर निकली तो बोली कि वोटिंग इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था। एक बार इनको भी सुनना चाहिए। संख्या बल तो नहीं था, इसीलिए नहीं मांगा गया डिवीजन। अदरवाइज कोशिश तो ये थी कि डिप्टी स्पीकर हमारी तरफ से होते तो बहुत अच्छा लगता। तो स्पीकर पद के लिए वोटिंग न कराने को लेकर इंडी गठबंधन के भीतर ही 20 वर्जन हैं और 20 रीजन दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं का यह भी दावा है कि स्पीकर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना उनकी रणनीति का हिस्सा था और विपक्ष ने सैद्धांतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराकर सरकार को संदेश देने की कोशिश की है कि हर मामले में उनकी मनमानी नहीं चलेगी और इतनी आसानी से उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि जिस परंपरा को बनाए रखने की दलील कांग्रेसी अब दे रहे हैं, उसे बनाए रखने की कोशिश तो सत्ता पक्ष ने पहले की थी। एनडीए की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की। मंगलवार सुबह राजनाथ सिंह ने विपक्षी दल के नेताओं को अपने दफ्तर बुलाकर समर्थन पत्र पर साइन करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन तब कांग्रेसी नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पद के एवज में स्पीकर पद के एवज में डिप्टी स्पीकर के लिए की शर्त रखी। ओम बिरला के नाम पर राजी होने की शर्त तभी रखी जब उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट उन्हें दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर के बात बिगड़ गई और कांग्रेस ने के सुरेश का नाम आगे कर दिया। तो फिर सुरेश को आगे करके राहुल और खड़गे पीछे क्यों हट गए? सवाल यह है, अगर विपक्ष ध्वनि मत का विरोध करता तो पेपर स्लिप के लिए मतदान कराया जा सकता था, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने पर्ची से मतदान की मांग नहीं उठाई। एक तरफ कांग्रेसी नेता दावा कर रहे हैं कि वोटिंग के लिए जाने वाले नहीं थे, तो टीएमसी का स्टैंड बिल्कुल अलग दिख रहा है। अब इस मामले में सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सत्ता पक्ष वोटिंग के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष की तरफ से किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। जरा एक बार उनको भी सुनिए। The member who moves the motion will have to request formally for the division of the vote. Any other member raising and demanding has no meaning. So they did not ask formally. That is why there was no division of votes. But we were ready for the vote because we have the numbers. तो इंडिया ब्लॉक ने क्यों नहीं मांगा, उसके पीछे की भी वजह जान लीजिए, और वो वजह जो है वो आंकड़ों में छिपी हुई है। जरा आंकड़ों पर एक नजर डालिए। लोकसभा में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देश ने जो 4 जून को फैसला सुना दिया था, और उसी से एक तरीके से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसके पक्ष में कितने मेंबर हैं और कितने सदस्य हैं, और उसके हिसाब से किसकी ताकत क्या है। 542 में से 271 वोट की जरूरत थी, लेकिन लोकसभा में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में 233 मेंबर।
7 सांसद अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कल तक लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ली थी, इसलिए वो वोट नहीं कर सकते थे। इनमें से 5 इंडिया ब्लॉक के, ऊपर से YSR, अकाली दल जैसी कई पार्टियां सत्ता पक्ष के साथ जो है वो खड़ी दिखाई दे रही थी और ओम बिरला को वोट देने का ऐलान कर दिया। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो एनडीए का आंकड़ा आसानी से करीब 300 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था। अब सवाल यह है कि विपक्ष को कहीं ये डर तो नहीं सता रहा था कि अगर वोटिंग हो गई तो ये असली जो आंकड़े हैं वो सामने आ जाएंगे और उनकी ताकत और कहीं ज्यादा कमजोर न दिखाई देने लगे एनडीए के मुकाबले। तो इसीलिए उन्होंने वोट डिवीजन की बात नहीं की। अब दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस ने मत विभाजन के लिए इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि इंडी गठबंधन की कमजोरी जो है कहीं वो बाहर न निकल आए, और ये बात अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। दरअसल इंडी गठबंधन की तरफ से एक तरफा के सुरेश के नाम का ऐलान करने के बाद राहुल खड़गे ने ममता को नाराज कर दिया और माना यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस मत विभाजन के लिए जोर डालती तो बहुत मुमकिन था कि टीएमसी भी उनके खिलाफ वोट कर देती, और अगर ऐसा हो जाता तो आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति होती और ये इंडी गठबंधन के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति हो सकती। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हारी हुई बाजी में राहुल ने क्यों सुरेश वाली चाल चली। क्या इसके पीछे जो कहानी थी वो एक जो सियासी गलियारे में जो बात कही जा रही है, कहीं वही कहानी तो असल कहानी नहीं है। दरअसल जब सदन में प्रोटेम स्पीकर की बात आई थी तब भर्तृहरि हरि महताब के नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि महताब तो 7 टर्म के एमपी हैं, जबकि उनसे सीनियर यानी कि 8 टर्म के एमपी हैं के सुरेश। इसलिए अगर सीनियरिटी ही क्राइटेरिया है तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे के सुरेश को बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने एक तरीके से इसका जवाब देते हुए ये कहा कि अगर कांग्रेस के सुरेश को इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है क्योंकि वो दलित नेता हैं तो उनको विपक्ष के नेता के तौर पे उनको चुनना चाहिए। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि सत्ता पक्ष की सियासी चाल के जवाब में राहुल ने सुरेश को स्पीकर के चुनाव में धकेल दिया, क्योंकि नेता विपक्ष का पद परिवार के पास ही जाना था और यह पहले से तय था। इसलिए के सुरेश को सामने से हटाने के लिए उनको एक तरीके से स्पीकर की रेस में दौड़ा दिया गया। अब बात आती है कि डिप्टी स्पीकर का क्या होगा, जिसको लेकर के सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। अब जब स्पीकर की लड़ाई में ही विपक्ष गठबंधन का झगड़ा सड़क पर आ चुका है तो शुरुआत में ही एक तरीके से विपक्षी दल और कांग्रेस के बीच जो बाकी कांग्रेस विपक्षी दल है और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई, तो अब कैसे और किस मुंह से कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद मांगेगी। और सवाल यह भी है कि मांगेगी भी तो किसके लिए, अपने लिए या गठबंधन में समाजवादी पार्टी जैसे जो दूसरे दल हैं उनके लिए मांगेगी। फिलहाल जिस हिसाब से बीजेपी के नेता तीसरे टर्म को लेकर बैटिंग कर रहे हैं उससे लगता नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी एनडीए विपक्ष को देने वाली, और लड़कर लेने की स्थिति में वो विपक्ष है नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से सदन में विपक्ष सिर्फ माहौल बनाता रहेगा या एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा। सवाल यह भी है कि पहली लड़ाई में ही जब विपक्षी एकता की हवा निकल गई है तो अब आने वाले दिनों में जो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये मजबूत विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पे चुनौती देगा, उस चुनौती का क्या अंजाम होने वाला है। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सुजाता पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के नेता, और मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले लोकेश जिंदल, क्या इसलिए मत विभाजन नहीं कराया गया क्योंकि आपको इस बात का डर था कि अगर मत विभाजन हुआ तो इंडिया गठबंधन की जो कमजोरी है उसमें आपस में जो फूट है वो निकलकर और सामने आ जाएगी, और आप जो आंकड़ों के हिसाब से अभी तक सिर्फ पिछड़ते हुए दिख रहे थे अब और ज्यादा कमजोर दिखाई देने लगेंगे? नमस्कार रंजीत जी, अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान की, भारत के संसद की प्रथा की, तो हम देखते हैं कि एक प्रथा थी कि संसद के जो स्पीकर हैं वे
सत्ता पक्ष से होंगे और डिप्टी स्पीकर विपक्ष से होंगे, जैसा कि यूपीए कार्यकाल में भी हुआ 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक जो स्पीकर थे सत्ता पक्ष के थे और डिप्टी स्पीकर विपक्ष के थे, और आपसी सहमति होती थी पक्ष और विपक्ष में। लेकिन 2014 के बाद क्या रंजीत जी, 2014 के बाद एक तरह से विपक्ष को किनारा दर किनारा करने की एक साजिश रची गई। जो डेप्यूटी स्पीकर का पद था वो भी एआईएडीएमके को दिया गया बीजेपी द्वारा, क्योंकि वे प्रो बीजेपी थे। और 2019 में तो डिप्टी स्पीकर का पद एकदम खाली रहा, जबकि डिप्टी स्पीकर की मैं बात कर दूं, आर्टिकल 93 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव तुरंत हो जाना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। तो अगर मैं संविधान की बात करता हूं, संसद की प्रथा की बात करता हूं, संसदीय एक अनुशासन की बात करता हूं, तो इसमें एक डिप्टी स्पीकर का पद होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब स्पीकर मौजूद नहीं होते, सारी बातें, वो आपकी सारी बातें सही है लोकेश जिंदल। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भाई जब आपने के सुरेश का नाम आगे किया, उनसे नॉमिनेशन करवाया, आपने कहा कि हम चुनाव कराएंगे, हम आम सहमति से स्पीकर का चुनाव नहीं कराएंगे, तो आखिरी मौके पे ऐसा क्या हुआ कि आपने मत विभाजन नहीं मांगा, आपने डिवीजन नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा भाई? क्यों नहीं वोटिंग करवाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है रंजीत जी। हाँ, देखिए, अगर मैं स्पीकर प्रोटेम की बात करता हूं, हाँ, तो एक संसदीय प्रथा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सांसद होते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्यकाल दिया है, स्पीकर की बात हो गई भाई। मैं कह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है। प्रोटेम स्पीकर का मामला निकल गया, वो जाने दीजिए, वो चर्चा के का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब इतना ताल ठोक रहे थे, इतना माहौल बना रहे थे, और जब अखाड़े में गए तो बिना लड़े, कुश्ती लड़े बाहर आ गए। नहीं रंजीत जी, तो ये माहौल किस बात का था भाई? आप नकार नहीं सकते। हाँ। हमने एक संदेशा दिया है, हमने संसद में और सरकार को एक संदेश दिया है कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन होगा। हाँ। अगर संविधान कहता है कि एक इलेक्शन द्वारा स्पीकर का चयन होगा, वॉइस वोट हो, भले कमाल कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं लोकेश जिंदल भाई। आप कभी कहते हैं कि संसदीय परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, और संसदीय परंपरा ये कहती है कि जो स्पीकर का चुनाव हो वो कम से कम सर्वसम्मति से हो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम हर बार चुनौती देंगे और चुनाव से वोटिंग के जरिए चुनाव। भाई आप दोनों में से कोई एक बात करेंगे ना। अगर संसदीय परंपरा निभाते तो सर्वसम्मति बनाने पे आना चाहिए था, और अगर आपने कहा कि नहीं चुनाव ही कराना है तो आपको वो डिवीजन मांगना चाहिए था। दोनों में से कुछ नहीं किया आपने, न माया मिली न राम वाली बात हो गई। नहीं, सुनिए रंजीत जी, हाँ, संविधान क्या कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन चुनाव द्वारा होना चाहिए, लेकिन एक संसदीय प्रथा बनी और उस संसदीय प्रथा के बाद में सहमति के साथ स्पीकर का चयन होने लगा। लेकिन जब हमारा पक्ष एक तानाशाह की तरह कार्य करने लगा और विपक्ष को दरकिनार करने लगा, तो पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बनी, और इसका कारण था कि तो सरकार अगर आप मान रहे हैं कि ये तानाशाही चल रही थी और आपने जो किया वो तानाशाही को जवाब देने के लिए किया, तो भाई तानाशाही को जवाब देना चाहिए था ना, आपको अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि भाई इस तानाशाह के पास 293 से ज्यादा लोग नहीं है भाई, लेकिन आप तो डर गए। आपने संदेशा जा चुका है। नहीं, बिल्कुल आप जो आप बात कह रहे हैं ना लोकेश जिंदल, अगर पहली बात अगर आपको ये संसदीय परंपरा निभानी थी तो आपको सर्वसम्मति बनाने की जब कोशिश हो रही थी तो उस समय उस पर राजी होना चाहिए था। पहली बात तो आप एक अच्छा मैसेज देते कि भाई कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा किया है और सर्वसम्मति से स्पीकर के चुनाव में मदद की है। वो मैसेज देने में आप नाकाम रहे। अब बात आई कि भाई अगर आपको ये अपनी ताकत दिखानी थी तो आपको डिवीजन मांग लेना चाहिए था, और दिख जाता कि भाई आपके पास कितने लोग हैं, और ये भी आप एक मैसेज देते कि भाई इस बार विपक्ष जो है आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, हम मजबूत विपक्ष हैं। आप वो भी नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए
इसके पीछे असली वजह यह है कि आप डरे हुए थे। और डरे हुए किस बात से थे, ये मानव जायसवाल बताएंगे, क्योंकि आप में आपस में एका नहीं था, आपस में एकजुटता नहीं थी। और क्यों नहीं एकजुटता थी, मानव जायसवाल? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है रंजीत जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये नई सरकार गठित हो रही है और सभा स्पीकर मिल चुके हैं, तो ईश्वर की अनुकंपा हो कि ये पूरे देश की आवाज सुने। आज देश बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, और जब डिसेंट होता है, जब आवाज उठती है, तो भैया वोटिंग करा लेनी चाहिए। लेकिन ये अभी भी विपक्ष की आवाज नहीं सुन। भाई आपकी आवाज राहुल गांधी नहीं सुन रहे। भाई राहुल गांधी आपकी आवाज नहीं सुन रहे ना मानव जायसवाल। आप ही के नेता अभिषेक बनर्जी आज निकले और उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो डिवीजन के पक्ष में थे। रंजीत भाई देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, और कल ममता दीदी खुद बोल रही थी कि उन्होंने बात ही नहीं की हमसे। सुनिए, ये लोकतंत्र है। हाँ, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप भी प्रखर होके, मुखर होके बोल सके, हाँ। मैं भी बोल सकूं। हम आज तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश में। आज जिस तरीके से हमने जो काम किया, जो कार्य का निर्वाह किया, और हमारे नेता ने आवाज तो उठाई। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। विपक्ष नहीं सुने। अच्छा, विपक्ष, हाँ ठीक है, चलिए, हाँ मान लिया, हाँ मान लिया नहीं। हाँ। आप मानेंगे, ये तो सच्चाई है। सच्चाई ठीक है भाई, पड़ता है। ठीक है, इसको इतना दिल पे लेने की बात नहीं है। दिल पे लेने की बात नहीं है। दिल के, अरे मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा भाई, क्या तकलीफ दे रहे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमारे नेता ने बोला, तो भाई खाली नेता ने, हमने बोला कि बहुत सारे एमपी ने आवाज उठाई, लेकिन वो कान जो है ना बहरा जाता है। जो हमारे जो प्रोटेम स्पीकर है, जो रहे कुछ क्षण के लिए, वो किसकी बातें सुन रहे हैं? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि प्रोटेम स्पीकर ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना। भाई सारी बातें ठीक है, क्या विपक्ष में लोग एक दूसरे की सुन रहे हैं? क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं? क्या भाई ममता बनर्जी आपकी पार्टी कह रही है कि हमसे इस बारे में बात ही नहीं हुई स्पीकर को लेकर। आज जब बाहर आए अभिषेक बनर्जी तो कह रहे कि भाई हम तो डिवीजन के पक्ष में थे, हमारी बात को अनसुना कर दिया कांग्रेस ने। तो भाई कौन किसकी नहीं सुन रहा है? आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, और यहाँ आपके नेता कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोग ही हमारी नहीं सुन रहे, आपके सहयोगी नहीं सुन रहे। नहीं, ये तो बोला ही नहीं कि विपक्ष के लोग नहीं सुन रहे। उन्होंने तो बोला कि सरकार नहीं सुन रही है। बिल्कुल भाई, वो कह रहे हैं कि हमारी बात अनसुनी कर दी गई। किसने अनसुना? ये मान लिया मैंने कि सरकार ने अनसुना किया। मैं कह रहा हूं कि क्या आपके लोग खड़े हुए क्या आपके साथ? सुनिए ना, अभी मैंने कुछ एक बात बोला, विपक्ष नाम लिया, आप सुने नहीं। ये जो विपक्ष जो शब्द है ना, बड़ा चुभता है भाजपाइयों को। आप नहीं है, आप भाजपाई नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भाजपाइयों को विपक्ष बड़ा चुभता है, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हमारे नेता ने प्रखर होकर बोला है और बहुत क्लैरिटी से बोला है कि आज भी ये अहंकारी सरकार सुनना नहीं चाहती। आज भी ये दुराचारी सरकार देश की बात दबाना चाहती है। आज भी एंकरों को विपक्ष मानव जायसवाल, मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए कि सरकार नहीं सुनती, मान लिया। मैं कह रहा हूं कि आपके लोग आपकी नहीं सुन रहे। भाई आपकी बात अगर सुनी जाती, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की बात सुनी जाती, तो कांग्रेस ने डिवीजन मांगा होता, कांग्रेस ने कहा होता कि भाई मतदान कराइए, पर्ची से मतदान कराइए, लेकिन नहीं करवाया। नहीं करवाया ना, तो आपके लोग आपकी कहां सुन रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात तो ऐसी ही है, आप स्वीकार नहीं कर रहे, ये अलग बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भाई अगर सरकार नहीं सुन रही, चलिए वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन विपक्ष के लोग आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि सहमति की बात करके, सहमति की ये जो बात करते हैं विपक्ष वाले, कर रहे थे जो स्पीकर के नाम पे, वो अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी के साथ क्या सहमति बनाएंगे, उनकी अपनी सहमति नहीं है। टीएमसी और जो बाकी पार्टी, इवन शिरोमणि अकाली दल, जो एनडीए के जो ओम बिरला है जी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे थे। इवन जगन रेड्डी जी उनको सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे थे। टीएमसी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमसे सलाह ही नहीं ली। तो अपोजिशन की अपनी ही सहमति नहीं थी,
और यह अगर इस बात को ज्यादा करते, ये कांग्रेस की डिक्टेटरशिप जो एटीट्यूड है ना, जो इमरजेंसी में हमने देखा, वो अभी तक गई नहीं है। एक परिवारवाद को आगे बढ़ाना, अपनी बात को, चाहे वो माइनॉरिटी भी हो, उसको अपनी बात को मनाने को सहमति के रूप में पेश करना, और जो मेजॉरिटी है, आज एनडीए की मेजॉरिटी है, उसके कैंडिडेट के ऊपर उसकी सहमति को, उनकी इच्छाओं को ना मान के अपने को कंडीशन लगा देना और अब कहना कि प्रोटेम हमें अब दोगे। ये बताइए, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ये बताइए कि भाई स्पीकर पे तो नहीं बनी सहमति और सर्वसम्मति, वहां पर तो चुनाव ठीक है वॉइस वोट से ही हुआ, लेकिन हुआ है ना। अब ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर बनाने का इरादा रखते हैं या नहीं, और डिप्टी स्पीकर बनाएंगे तो उसको विपक्ष को देने का इरादा रखते हैं कि नहीं? देखिए, राजनाथ जी ने कल कहा था, राजनाथ जी ने कल भी खड़गे साहब जी से, जब भी कल परसों 2-3 बार जब भी बात हुई, कि पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर पे सोचेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में बढ़ेंगे। तो देखिए, एक चीज हमें अपोजिशन को पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि सहमति का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी की बात को काट के जो माइनॉरिटी वाले कहें वो मान लो तो सहमति है, वो ही सहमति है। सहमति का मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए है, जो मेजॉरिटी है जिसकी, उनकी बातों को भी स्पेस दे। और मैं आपको बताऊं, 9 स्टेट्स में अभी जहां विपक्ष की सरकार है, वहां पे स्पीकर और स्टेट असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर है, रूलिंग पार्टी की ही है। ठीक है, ये बात आ चुकी है, ठीक बात है। जरा एक बार सुजाता पांडे के पास चलते हैं। सुजाता पांडे भाई, अभी तो हमारे यहाँ कहते हैं जुम्मा 4 दिन ही हुआ है, और अभी ये हालत है विपक्षी एकता की, तो ये बुलबुला कितने दिन टिकेगा, ये विपक्षी एकता वाला? देखिए, वो कहते ही है ना कि आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि आज के पहला दिन था राहुल गांधी का एलओपी के रूप में, और मुझे लगता है वो पूरी तरह से फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए क्योंकि जो एलओपी की जो प्रमुख भूमिका होती है वो यही होती है कि पूरा विपक्ष को एक साथ लेके चलने के लिए। यहाँ पे तो कुनबा ही बिखरता नजर आ गया। आपको 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 नेता कहते आए कि हमसे तो संपर्क ही नहीं किया गया, और संपर्क सिर्फ इस ध्वनि का विभाजन करने के लिए नहीं किया गया, स्पीकर चुनने में भी समय संपर्क नहीं किया गया। तो ये कांग्रेस का माईवे और हाईवे तो बहुत ही उजागर हो चुका है। टीएमसी के नेता तो कहते आए, टीवी डिबेट्स पे कह रहे हैं कि भाई हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते, हमारा नेता तो हमारा विपक्ष में जो बैठा हुआ टीएमसी का वही है, और हमारी नेता तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कभी राहुल गांधी को नेता मानेंगी, ऐसी मेरी तो कोई ये नहीं है। दूसरी बात, जो आज पूरी तरह से विपक्ष जो है ना, जिसको बोलते हैं कि वो मुखौटा उतर गया है, और शायद इसीलिए ये जो ध्वनि मत का विभाजन नहीं करने के बाद, क्योंकि एनडीए के पास में संख्या बल है, ये सरकार मजबूती से खड़ी है, सारे जो घटक है वो एक साथ जुड़े हैं, उसमें कोई टकराव नहीं हुआ, किसी ने भी किसी तरह की का आपको विरोधाभास नजर नहीं आया, जो कि विपक्ष की उम्मीद थी। और साथ ही साथ जिस तरह से एक कंटिन्यूटी की बात कर रही थी सरकार, और जिसको विपक्ष कहा रहा था कि नहीं ये कंटिन्यू नहीं होगी, ये तो सरकार जो है वो थोड़ी लचर होगी, थोड़ी सी कमजोर होगी, वैसे कुछ भी देखने को आपको नहीं मिला। आपको दिखा कि स्पीकर भी वही है, प्रधानमंत्री के तेवर भी वही है, जो कार्य हो रहे थे वो भी वही है, रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दी गई है, और हर एक कुछ वैसा ही था जैसा पहले कहा गया था। तो ये बात भी, और लेकिन एक चीज बड़ी खराब हुई, बड़ी दुख की बात हुई रंजीत जी, कि जिस तरह से कांग्रेस को पता था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए एक दलित कार्ड खेला गया, वैसा ही जैसा 2002 में सुशील कुमार शिंदे के लिए खेला गया था, जैसे मीरा कुमार को 2017 में राष्ट्रपति बनाने के लिए खेला गया था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार जाएंगे, लेकिन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया गया। राहुल गांधी को शायद ये अंदाजा नहीं है कि इससे दलितों का मनोबल टूटता है, और उनका जो ये दलित जो चेहरा था ना, कि वो बिल्कुल वो सब जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, लोकेश जिंदल, हमारे यहाँ कहावत है कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दूबे जी बन के लौट आए। भाई आप कहां तो चले थे कि भाई आप स्पीकर का पद ले लो, हमें डिप्टी स्पीकर दे दो। तो स्पीकर का पद तो खैर जो आपने चुनाव करा लिया, तो स्पीकर का पद तो उनको मिलना था, मिल ही गया। अब डिप्टी स्पीकर का पद भी आपको नहीं मिलेगा, ये बात भी कमोबेश तय हो गई है, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि आपके पास सदन में ताकत नहीं है। लेकिन आप बाह चढ़ा कर बात कर रहे थे, अब लीजिए वो भी गया आपके हाथ से। हो सकता है कि पहले सहमति बन जाती कि स्पीकर हम रख लेते हैं, डिप्टी स्पीकर आपको बना देते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा।
क्योंकि आपने जब स्पीकर के लिए चुनाव करा लिया तो डिप्टी स्पीकर पे भी चुनाव होना तय है, और अगर चुनाव होगा तो वहां भी आप हारेंगे। रंजीत जी, एक कारण था इस संविधान का एक अहम मुद्दा लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और जब राहुल गांधी जी शपथ ले रहे थे तब उनके हाथ में संविधान था। क्योंकि जो बातें आपको लग रही है कि हमने बनाई है वो दरअसल संविधान में लिखी हुई है। हमने तो उन्हीं बातों को जिक्र किया, उन्हीं बातों के बारे में। क्या संविधान में लिखा हुआ है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल स्पीकर जो है वो विपक्ष का होगा? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आप आर्टिकल 93 उठाकर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई। आप या तो अगर आप नियम की बात करेंगे तो नियम की बात करिए, और नहीं तो परंपरा की बात करेंगे तो परंपरा की बात करिए। परंपरा की बात होती तो सर्वसम्मति से बात होनी चाहिए थी, और अगर परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं तो चुनाव करा लेते। तो आप दोनों में से कुछ के लिए तैयार नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए और श्रोताओं के लिए भी बहुत बेहतर होगा। हाँ, नहीं बता दीजिए ना। आर्टिकल 93 की अगर मैं बात करता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178, वो दोनों आर्टिकल संसद के लिए और विधानसभा के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों का ऑफिस संसद वो संवैधानिक पद है। इस पर सरकार की मंशा नहीं चलेगी, ये संवैधानिक पद है। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो सैलरी भी है वो कंसोलिडेटेड फंड को चार्ज अपॉन होती है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट। आप इतने महत्वपूर्ण पद को 2000 लोकेश जिंदल तो 52 से 67 और 72 ये सब तब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी की सरकार में भी जितने मौके आपको मिले वहां पे आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या तो अपने पास रखा या अपने सहयोगियों को दिया। भाई ये तो पिछले दो यूपीए के 2 टर्म की बात है ना, कि जो जिस मर्यादा की बात कही जा रही है। तो भाई और आज भी जहां जहां आपकी अपनी मेजॉरिटी में सरकार है, कहां पर आपने डिप्टी स्पीकर दिया हुआ है भाई विपक्ष को? बताइए ना जी। डेप्यूटी स्पीकर हर वक्त दिया गया था, केवल और केवल एक बार जब आई.के. गुजराल जी की सरकार थी और 2014 और 2019 की सरकार थी। माफ करिएगा, नहीं आप गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं, गलत। मधु लिमया ने सबसे पहले 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पर सबसे पहले मधु लिमया ने इस बात का विरोध किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सत्ता पक्ष का नहीं होना चाहिए, दोनों सत्ता पक्ष का नहीं होना चाहिए। और वहां से परंपरा की शुरुआत हुई। पहली बार कांग्रेस को विपक्ष में होने के बावजूद जो है वो उसको डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। उसके पहले आपने कोई ऐसी परंपरा या किसी ऐसी तरह की मर्यादा नहीं निभाई आपने, इसलिए आप ये सब मत बताइए। आप ये गलत कोट कर रहे हैं। ठीक कर दूं, 1952 1969 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चयन चुनाव द्वारा हुआ था। हाँ, तो चुनाव के जरिए हुआ, एक अलग बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि संसदीय परंपरा की बात कर रहे हैं कि भाई संसदीय परंपरा 1977 के बाद बनी थी। ठीक है, जरा मैं लोगों की राय भी शामिल कर लेता हूं। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा अभी। जरा एक बार लोगों की राय भी शामिल कर लेते हैं इस डिबेट में। और हमने जो सवाल किया था जरा हमने उसको जरा एक बार देखते हैं। स्पीकर चुनाव में मत विभाजन न करवाने के कांग्रेस के फैसले को आप कैसे देखते हैं? और ये सवाल हमने किया था, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा दिखाइए। और हमने इस सवाल के जवाब में जो सवाल किया था उसके जवाब में लोग कह रहे हैं 76%, 76.5% लोग कह रहे हैं कि इंडी के पास ताकत ही नहीं है इसलिए मत विभाजन नहीं कराया। और टीएमसी का साथ नहीं मिलने की आशंका थी इसलिए मत विभाजन नहीं कराया, ऐसा मानने वाले लोग करीब 19% लोग हैं। और 4.5% लोग ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सहयोग की भावना दिखाई है। तो ये देखिए लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। तो अगर देखा जाए तो करीब 85% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के जो विपक्ष है उसके पास या तो ताकत नहीं थी या उसे लग रहा था कि उनकी फूट उजागर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मत विभाजन नहीं मांगा। सवाल नंबर 2, इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। स्पीकर चुनाव पर टीएमसी का स्टैंड क्या कहता है? और इसके जवाब में 27% लोगों ने कहा है कि जल्द गठबंधन से बाहर निकल जाएगी टीएमसी, ऐसा आभास होने लगा है। और 63% से ज्यादा करीब 64% लोग कह रहे हैं टीएमसी को राहुल का नेतृत्व पसंद नहीं है। और करीब 8% लोग ये कहते हैं कि टीएमसी ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है। तो ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 भी jल्दी से दिखा दीजिए। सवाल नंबर 3 हमने पूछा था कि राहुल को नेता विपक्ष बनाए जाने के फैसले को कैसे देखते हैं आप?
73% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है और 19 करीब 20% लोग कहते हैं कि सहयोगी दलों को कांग्रेस ने एक बार फिर से धोखा दिया है और राहुल डिजर्व करते हैं, ऐसा मानने वाले लोग 6.5% लोग हैं। तो जरा मानव जायसवाल के पास चलते हैं। मानव जायसवाल, लोगों को लग रहा है, वो आप लोगों को भी लग रहा है क्या कि भाई ये जो इंडी गठबंधन है उससे टीएमसी बहुत जल्दी बाहर हो जाएगी? वैसे कहने के लिए ही आप साथ हैं, क्योंकि 10 मौके पर पहले भी आप कह चुके हैं कि आप इंडी गठबंधन के साथ नहीं हैं। बड़ा विचित्र आंसर देना पड़ेगा। विचित्र इसलिए है कि अभी अभी तो हम इलेक्शन से जीत के बाहर आए हैं और ये जो जीत है ये गठबंधन के बगैर तो मुमकिन थी नहीं, क्योंकि ये देश की जीत। अरे भाई, विचित्र स्थिति में तो आपने जनता को रखा हुआ है। आपकी नेता कहती हैं, ममता बनर्जी कहती रही हैं कि भाई बंगाल में जब भी रैलियां करती हैं वो कहती हैं कि भाई कौन सा इंडिया गठबंधन हमने तो बनाया, नाम दिया, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर रंजीत भाई, आपका कान बजने लगा है। आप भी भाजपा के साथ आप तो आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस ने पैसा खा लिया बीजेपी से। भाई दीदी ने आरोप लगाया मंच से कि कांग्रेस ने पैसा खा लिया बीजेपी से। रंजीत भाई सुनिए, यहाँ एक नेता हुआ करते थे अधीर रंजन चौधरी। इतने अधीर हो चुके थे कि जब हमने उनको 2 सीटों का ऑफर दिया था तो बोले कि नहीं, हम तो 2 सीटों में नहीं लड़ेंगे, हम सारी सीटों में लड़ेंगे। ये अहंकार कहां से आया था? ये इतना जो दबदबा, जो रुतबा उनको मिला था वो हमारे वजह से ही था, क्योंकि कांग्रेस को हमने बचा के रखा था बंगाल में। आज जिस तरीके से भाजपा जो उनको फुट करके जो पैसे फंडिंग कर रही थी और वो भाजपा के स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा बन गए थे, तो यहाँ की जनता को समझ में आ गया। आज वो अपने घर से हार गए। सुनिए रंजीत भाई, इंडिया गठबंधन जो है वो काफी मजबूत है, क्योंकि इंडिया जो शब्द है वो अतुल्य है और अटूट है। अरे भाई, तोड़ा नहीं जा सकता। भाजपा जितना भी तोड़ने की कोशिश करे ये नहीं टूटेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल एक किस तरह का गठबंधन है, किस तरह का गठबंधन है कि भाई बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली में हम साथ हैं। भाई जब बैठक होती है तो इनके नेता आते नहीं हैं। जब स्पीकर के पहली लड़ाई एक तरीके से देखा जाए कि तो नरेंद्र मोदी के सामने जो पहली चुनौती इन्होंने पेश की उसमें इनके आपस में नहीं बनी, आपस में फूट है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि नहीं, हम एकदम से ऐसे फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूत है। देखिए, इलेक्शन खत्म हुए, टीएमसी कांग्रेस लड़ रही है, आप और कांग्रेस लड़ रही है। या तो एक तरीके से जनता को ठगने के लिए ठगबंधन इन्होंने बनाया था, फॉल्स नैरेटिव, सब संविधान बदल देंगे, ऐसे सब चीजें उल्टी सीधी इन्होंने जनता के बीच में प्रचार करने का प्रयास किया, तो जनता के बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमी फैल गई। बट अल्टीमेटली तो यह ठगबंधन है जो कि अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए, वह भ्रष्टाचार में लोगों को आपस में बचाने के लिए या परिवारवाद को, व्यक्तिवाद को ऊपर करके ठीक है अपने सत्ता आने के लिए बना हुआ है। सुजाता पांडे भाई, जो अभी जिस तरह का गठबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन दिख रहा है और जिस तरह का इक्वेशन दिख रहा है टीएमसी कांग्रेस, आपको क्या लगता है कितने दिन चलने वाला है? मुझे लगता है ये बहुत दिन नहीं चलेगा रणजीत जी। इसके कारण यही है क्योंकि जो सरकारें हैं राज्यों में वो एक दूसरे से लड़ती रही हैं, तो और ये जो 2024 का जो इंडिया अलायंस का जो मैंडेट है वो जो छत्रपों का मैंडेट है। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में एसपी के साथ इनका गठबंधन था तो उसका मैंडेट है, तमिलनाडु में डीएमके का मैंडेट है, केरल में उनके साथ जो गठबंधन था उसका मैंडेट है, फिर और आपका मैंडेट। तो ये देखिए, आप जिस तरह से देखिए कि केजरीवाल के साथ जो इनका था कि हाँ ये बिल्कुल साथ में खड़े थे, और जिस दिन केजरीवाल की बेल रुक गई उस दिन वहां पे कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि भाई 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वहां पे लेफ्ट वाले उनसे, जब प्रियंका गांधी वायनाड में अपना पर्चा भरने गई है तो फिर लेफ्ट ने ये आधिकारिक रूप में बयान दिया है कि प्रियंका गांधी यहाँ क्यों आ रही है फिर से, राहुल गांधी क्या लड़े ये कम नहीं था। उसके बाद आप और इनका ये तो हो ही चुका है, टीएमसी आप यहीं पे देख रहे हैं। तो ये कितनी देर चलेगा, क्योंकि विरोधाभास तो बहुत कार्यकर्ताओं के लेवल पे है, वोटरों के लेवल पे है। ये कितने देर तक चलेगा? ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। क्योंकि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एक चुनाव लड़ा, आपने एक मैनिफेस्टो तक अपना, मानव जायसवाल विपक्ष के ऐसे ही गठबंधन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि भाई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
तो ये वही कुनबा आप लोग बना के बैठे हैं। अच्छा रंजीत भाई, हाँ, ये जो एनडीए है, हाँ, डेमोक्रेटिक अलायंस है, कितना डेमोक्रेसी है तो सबको पता है, कितने मेंबर है भाई, हाँ, कितने पार्टियों का गठबंधन है जी। और आप लोग, मुझे पता नहीं है आजकल चैनलों में क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां बैठा हूं। सरकार किसको चलानी है? हाँ। एनडीए को। सरकार और देश की कमान मजबूती से किसने पकड़ रखी है? विपक्ष ने। क्यों? क्योंकि भाई जहां आप ढीलेंगे हम आपको टान लेंगे, हम टानेंगे। और देश ने तो ये मैंडेट दिया है। और ये सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए। पहली बात और आखिरी बात, ये किसी भी कोई भी परिवारवाद या कुछ नहीं, ये जनता का मैंडेट है, ये कोई बाहुबली ये लोगों का मैंडेट नहीं। और आप लोग जनता का मैंडेट तो क्लियर है ना मानव जायसवाल, कि आपको विपक्ष में बैठना है और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी है। रंजीत भाई सुनिए, पहली बात मैं बोल दूं, पहले कोई टोके नहीं, मैं जानता हूं कि लोग टोकते रहेंगे, इनका काम है देश की गति को टोक देना, नोटबंदी के साथ व्यापारियों को प्रताड़ित करना, अनर्गल जीएसटी के साथ, ये चल रहा है। लेकिन सुनिए, जनता जागरूक है और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जवाबदेही एनडीए की है। एनडीए बीजेपी अकेले की नहीं है पार्टी, 40 से भी ऊपर लगभग 48 पार्टियों के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना के किया है। और दूसरी बात, हमको जो मैंडेट मिला है, जब जनता ने हमको मैंडेट दिया है, और आप जो उसकी बातें कर रहे हैं, तो किस मैंडेट की बातें कर रहे हैं? क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि विपक्ष सफल था? विपक्ष ने सुनिए, एनडीए को मिला है। फिर देखिए इनको उतारू हो गए, फिर मैंडेट आपको मिला है, आप मुझे बताइए ना। मैंडेट आपको मिला है क्या? ट्रेन छूट जाएगी, मत बताइए। मैंडेट आपको मिला है, सरकार का मैंडेट आपको है, प्रधानमंत्री आपका है, अमित ममता मालवीय बनर्जी जी की प्रधानमंत्री है, जो आप नरेंद्र बात मोदी करिए, प्रधानमंत्री है, तीसरे टर्म में आप विपक्ष में बैठे हैं। सुनिए, पहली बात, आज जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जो नैरेटिव था वो जनता को भा गया, जनता उसमें फंस गई। अरे जुमलाबाज तो आपके पार्टी में है, आपके गृह मंत्री जुमला बोलते हैं, उनका पेटेंट वर्ड है। आपने देश को बरगलाया था। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, आपकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है मानव जायसवाल कि जैसे कि मैंडेट जो है ना, मैंडेट आपको मिला है कि इस देश में सरकार चलाने का। मतलब आपकी बातों से भाई मैंडेट बहुत क्लियर है मानव जायसवाल, कि आपको विपक्ष में रहना है और विपक्ष के तौर पे एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी है। ये मैंडेट है और क्लियर मैंडेट है। पता नहीं आपको कैसे गलतफहमी हो जा रही है कि भाई आपको देश चलाने का मैंडेट मिल गया है। ना, देश की जनता ने कितने करोड़ वोट ज्यादा पाया है बीजेपी जी? 1 करोड़। 1 करोड़, अगर 1 करोड़ वोट माइनस हो जाता ना, तो बीजेपी 100 सीटें माइनस हो जाती। अरे हो जाता, फिर वही बात, हो जाने को तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं ना। अब क्या हो जाता, इस पर थोड़ी बहस होगी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। और ये तो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, इनका मुखौटा गिरते गया, आज ये गिर रहे हैं, आज पता चल रहा है टीएमसी बंगाल से बाहर क्या कर पाई, दिखा दी। अरे पूरा देश में अयोध्या तक हम हार रहे हैं। आप जिस एजेंडे से देश को तोड़ना चाहते थे, वो एजेंडा आपका खत्म हो गया है। और बचा क्या है? अरे बचा क्या है? जीत पाई है कि टीएमसी बंगाल से बाहर आज भी डिवीजन हमारा मांगा गया, आपने वोटिंग नहीं होने दिया। क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी, अरे चलो ठीक है, जो कि 99 के चक्कर में फंसी है, 12 राज्यों में। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई जो मैंडेट की बात अभी कर रहे हैं मानव जायसवाल, और मैंडेट इस देश का बहुत क्लियर है कि भाई इस देश में ने एक बार फिर से एनडीए को क्लियर कट मैंडेट दिया है, बहुत स्पष्ट बहुमत दिया है, और जो विपक्ष को जिस तरह का नंबर मिला है, आंकड़ा मिला है, उनको एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और इसकी शुरुआत हो सकती थी स्पीकर के निर्विरोध चुनाव के जरिए, एक सर्वसम्मति से चुनाव के जरिए, जो कराने में विपक्ष नाकाम रहा है। फिलहाल इस देश का मूड मीटर जो कार्यक्रम है, उसमें आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही था। अब